नमस्कार दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कि मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में अब आइएलटीएस पीटी के एग्ज़ाम का रिजल्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर जाना चाहते हो, और ना ही आपको कोई फंड दिखाने की ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग क्वेरीज कर रहे हैं, हमारे पास, मेरे पास भी आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, पर्सनली मिल रहे हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। और मार्केट के अंदर आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास आ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब पे वीडियो बना के अपने लाइक शेयर ले रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी इसके ऊपर वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं। बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। एक एक चीज पर तरीके से बात करेंगे जिससे कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये चीज है क्या है। ये लेवल 2 असेसमेंट में जो आया है इंडिया, तो ये क्या है और ये कैसे काम करेगा, और आपको अगर स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है तो ये आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको फंड दिखाने पड़ेंगे या नहीं, आपको इंग्लिश का टेस्ट रिजल्ट चाहिए या नहीं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो रिस्क असेसमेंट लेवल है क्या है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, इसने जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं जिन कंट्री से एप्लीकेंट्स, उनको 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 क्या है? लो रिस्क। जिन कंट्री से बच्चे अगर वहां पर वीजा एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो बहुत ही लो रिस्क कैटेगरी में है। वो क्यों है, या क्या फैक्टर्स हैं जिस जो लेवल बनाए हुए हैं। इन लेवल से बनाने के पीछे जो फैक्टर्स हैं वो क्या है कि आप जो वीजा की रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टूडेंट वीजा की रिक्वायरमेंट्स, जो स्टूडेंट्स वीजा की कंप्लायंस है, ये कितना परसेंटेज में आप उसको ओबे कर रहे हो, आप उसको मान रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो। दूसरा कि आप जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, वो कंट्री, वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी लेके वो कितनी स्टेबल है। तो ये दो मेन फैक्टर है जिसके बेसिस पर ये लेवल्स बनते हैं। तो लेवल 1 क्या है? बिल्कुल जो लो रिस्क लेवल पे कंट्रीज आती हैं, और जो लो रिस्क लेवल पे कंट्रीज आती हैं उनके एप्लीकेंट्स को स्टूडेंट वीजा के लिए कम से कम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके भी स्टूडेंट वीजा मिल जाता है। और ये लेवल 1 में कैसे आए? जब वहां के डिपार्टमेंट ने, डीएचए ने देखा, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने, कि ये कंट्रीज की जो एप्लीकेशंस लग रही हैं, हमारी जो वीजा की जो कंप्लायंसेस हैं ये फुल्ली ओबे कर रहे हैं, इनका रिजेक्शन रेशियो बहुत ही कम है, इकोनॉमिक कंडीशंस या जो भी आप फाइनेंशियल चीजें प्रोवाइड कर रहे हो टू सपोर्ट योर वीजा एप्लीकेशन, ये सारी जेन्युइन है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसके बेसिस पे उन्होंने ये लेवल 1 कंडीशन दिया। इस तरह से है कि लेवल 2 में क्या होता है? लेवल 2 में आता है मॉडरेट रिस्क, जिसमें कि अब इंडिया आ गया है। ठीक है, अब इंडिया आया मॉडरेट रिस्क में। लेकिन मॉडरेट रिस्क में होता क्या है कि इसमें जो सम ऑफ द वीजा एप्लीकेशंस गेट्स रिजेक्टेड, ठीक है, उसमें लो रिस्क में क्या था, बहुत ही कम होती है, फ्यू होती है, थोड़ी सी होती है। लेकिन मॉडरेट वाले में क्या है, कुछ होती हैं, ठीक है, बट मोर देन दैट इन लो रिस्क कंट्रीज। जो लो रिस्क कंट्रीज है, ज्यादा रिफ्यूजल मॉडरेट रिस्क वाली कंट्रीज में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई इंग्लिश की टेस्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं देनी पड़ेगी या आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे। रिस्क करके को उस कैटेगरी में लाके खड़ा करा है कि यहां से जो स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशंस लग रही हैं, कंपैरेटिवली जो लेवल 3 की जो कंट्रीज हैं उससे ये बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो कि वीजा की जो कंप्लायंसेस होती हैं वो ओबे ज्यादा कर रहे हैं। और जो कंडीशंस या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स कम लगा रहे हैं और जेन्युइनिटी पे ज्यादा काम कर रहे हैं।
एज कंपेयर टू द कंट्रीज हु आर लाइंग इन लेवल 3, तभी ये लेवल 2 में आया। ठीक है, लेवल 2 में आ गया। अब ये सोचने वाली बात है, यहां पर लेवल 2 पे बात एक बार हम थोड़ी सी चेंज करेंगे कि ये लेवल 2 में आया कैसे, ये कंप्लायंसेस किसने ओबे करवाए, ये सिस्टम बनाया गया। वो क्या था, पहले जो जीटी होता था उसको जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स में बदला, प्लस जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप लोग अप्लाई कर रहे थे, चाहे लेवल 1 की यूनिवर्सिटी थी, 2 की थी या 3 की थी, उन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जब आप अप्लाई कर रहे थे और जो उन कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन दी थी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करो फॉर जीएस रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट, वो आपने अच्छे से दिए, उसमें फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स कम से कम थे, जिसकी वजह से आपकी जीएस रिक्वायरमेंट क्लियर होती है। उसके बाद आप फीस भरते हो और सीओई कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिलता है। उसके बाद आप वीजा एप्लीकेशन लगाते हो। और दोस्तों, आप पिछले 2 या 3 जो इनटेक्स गए हैं उनके जो आप वीजा रिजल्ट्स देखोगे, वीजा सक्सेस रेशो देखोगे, तो इट्स बीन इंक्रीजिंग। अब आप सोच के देखो कि ये इंक्रीज क्यों हो रही है। वीजा एप्लीकेशन कब लगती है, जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सीओई लेते हो, और सीओई लेने से पहले आपको जीएस रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। यानी कि जो एम्बेसी तक पहुंचने से पहले जो एम्बेसी का काम था ना, वो पहले आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आपको अच्छे से वेरीफाई कर रहे हैं, चाहे वो आपकी आईटीआर की वेरिफिकेशन हो, चाहे आपकी फंड्स की 2 से 3 बार की वेरिफिकेशन हो, इतनी अच्छे से वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो फाइल को सीओई लेटर मिल गया उसकी वीजा की सक्सेस रेशो पहले से काफी बढ़ चुकी है कि एम्बेसी उसको ग्रांट कर रही है वीजा, स्टूडेंट वीजा। ठीक है, तो ये था कि लेवल 3 से लेवल 2 में आया कैसे, क्योंकि आपने जो वीजा की जो कंप्लायंसेस थी वो रियली में विदाउट या कम से कम फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने कंप्लाई किया। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशंस बेटर थी, बाकी भी, और ये जो वीजा की कंप्लायंसेस में इंग्लिश भी थी, आपकी परसेंटेज भी आती है, आपके गैप्स भी आते हैं, ये सारी चीजें मिल के एक वीजा की कंप्लायंस को बनाते हैं। फिर बात करते हैं हम लेवल 3। लेवल 3 में क्या होता है, हाई रिस्क कंट्री। पहले इंडिया कहता है हाई रिस्क कंट्री में था। हाई रिस्क में क्यों था, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स इतने लग रहे थे, जेन्युइन फाइल्स बहुत कम हो रही थी, तो इन्होंने जीटी को जीएस में कन्वर्ट किया। 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो पूरा करो, प्लस आपकी जो भी फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स आपका कंसल्टेंट भेजता था या आप खुद भी अप्लाई करते थे यूनिवर्सिटी या कॉलेज को, उनका इतना थरोली चेक हुआ है, थरोली स्क्रूटिनी टाइप में हुआ है कि जो गलत फाइल्स होती थी ना, उनका जीएस क्लियर ही नहीं होता था। ठीक है, उन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ने काम किया है कि आप जो भी मैं कहूंगा कि रेलिवेंट नहीं थी फाइल्स, उन्होंने साइड में कर दी। जो रेलिवेंट थी सिर्फ उन्हीं का ही जीएस क्लियर करके उनको सीओई दी और उन्हीं की फाइल सबमिट हुई, और उनमें से जो वीजा की सक्सेस रेशो थी बहुत अच्छी गई। और जब ये सारा डाटा एनालाइज किया गया तो तब देखा कि इंडिया से जो फाइल्स लगी हैं उसका रेशो तो इंक्रीज हो रहा है। तो क्यों ना हम इसकी जो एनालिसिस और जो भी हमारे जो मापदंड है जिससे हम इवैल्यूएट करते हैं कि ये किस लेवल में आएगा, रिस्क लेवल में, तो हम इसको लेवल 2 में ले जाते हैं, क्योंकि सारे क्राइटेरिया को इंडिया फुलफिल कर रहा था, स्पेशली मतलब इंडियन स्टूडेंट्स। और ये कराया किसने, फिर वही बात आती है, कराया किसने, कराया यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को, जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड उन गाइडलाइंस को फॉलो करवाया गया। वो फॉलो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के द्वारा ही करवाया गया है, और वो कंसल्टेंट्स ने किया है, आप लोगों ने किया है, जो लोगों के वीजा इशू हुए, सक्सेस मिली और आज वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए हुए। अगर वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस प्रॉपरली जो गाइडलाइंस को फॉलो ना करवाती तो शायद ये इंडिया लेवल 2 में ना आ पाता। आप समझते हो, एक दूसरे तरीके से समझाता हूं कि कानून बनते हैं
लेकिन फॉलो जिस तरीके से होते हैं वो ज्यादा ज्यादा मायने रखता है। कानून तो बहुत सारे बने होते हैं, लेकिन जो फॉलो करवा रहे होते हैं कौन करवाता है? प्रशासन। तो वो जब फॉलो करवाए जाते हैं ना, तब उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, सारी चीजों की विश्वास बढ़ता है, उसी से असेसमेंट लेवल बढ़ा है। तो ये आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि लेवल 3, 2, 1, 3 ये क्या थे, किस तरह से हुआ, और ये इसके पीछे कारण क्या था कि लेवल 2 में कैसे आए। उसके पीछे दो बड़े फैक्टर्स थे कि जो वीजा की जो आप कह दो कि जो भी गाइडलाइंस थी उसको फॉलो किया आप लोगों ने, जिनकी भी फाइल सबमिट हुई और वीजा मिले। और दूसरा, इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर थी, ठीक है, सारे कंप्लायंस क्लियर थे, उस वजह से हुआ। अब बात आ रही है कि जो मार्केट में चल रहा है कि आपको फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश का स्कोर दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ कंसल्टेंट ने डाल दिया कि ये जो आप होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, उसमें चेकलिस्ट में जाइए, आप उसमें इंडिया डालिए, यूनिवर्सिटी का नेम डालिए, आप उसमें देखेंगे कि आपको इसमें तो रिक्वायरमेंट शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, शो नहीं कर रहा है, आप डाल के देख लीजिए, टूल आपके लिए फ्री है। आप खुद जाइए उसमें डाल के देखेंगे कि फलानी फलानी यूनिवर्सिटी का क्रिस कोर्स नंबर आ गया, और उसमें आपने देखा कि इसमें तो जरूरत ही नहीं है, आप खुश हो गए। लेकिन ये दोस्तों, आप पूरी वेबसाइट के पूरे पेजेस को पढ़ा करो, उसमें एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, दे कैन आस्क यू फॉर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट्स। दूसरी बात, ये आपकी इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वीजा फाइल होने के टाइम की चीजें आनी है इसमें, उससे पहले कहां होना। वीजा फाइल कब होता है? वीजा फाइल तब होगा जब आपके पास किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की सीओई होगी, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर होगा आपके पास, तब आपका वीजा अप्लाई होगा। और ये सीओई कब देगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी? जब आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करके उनके जो कंप्लायंसेस हैं उसको फुलफिल करोगे, तब वो देगा। तो क्या आपने ये देखा है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने अनाउंस किया हो दैट वी आर रिक्रूटिंग इंडियन स्टूडेंट्स विदाउट एनी फंड्स एंड इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट स्कोर? आपने सुना है अभी तक? ना सुना है, ना आगे होने का वाला है। ये आप अपने दिमाग के कंफ्यूजन को बिल्कुल निकाल दें। हालांकि कुछ लोग ये ट्राई करेंगे कि अब ये लेवल 2 रिस्क लेवल पे आ गया इंडिया, तो हम एक छोटे मोटे कॉलेजेस में हम कर देते हैं जो कि हमारे को सीओई दे देंगे। बहुत सारे लोग करेंगे आप लोगों के साथ, पैकेज भी करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग भी कन्विंस हो जाओगे उनसे कि हमने तो कुछ भी नहीं देना, हमने तो सिर्फ एम्बेसी फीस भरनी है। हाँ, एम्बेसी फीस या जो जो भी ये लीगल खर्चे हैं ये आप लोगों से भरवाएगा वो कंसल्टेंट, और ये हमने भरने हैं, चलो बाकी पैसे तो बाद में ही देने हैं। तो वो किसी छोटे से कॉलेज की आपको सीओई लेटर इश्यू करवा के वीजा फाइल करवा देगा, और उसमें वीजा आने वाला है नहीं है। ये ध्यान रखना, ये आप लोगों के साथ हो सकता है आने वाले टाइम में। बहुत सारे लोग ये आप लोगों के साथ ये करने वाले हैं, बच के चलना। ये जब भी ऐसी न्यूज आती है ना, थोड़ा सा दिमाग अपना लगाया करो, थोड़ा स्टडी किया करो, एक ऐसे पर्सन की बात सुना करो जो लॉजिकल बात करता है। इलॉजिकल बात एकदम यूट्यूब पे देख के, इंस्टाग्राम की रील देख के मत इंड्यूस हो जाया करो कि हाँ हमारा तो चुटकी बजाए सारा काम हो जाएगा। अगर इतना इजी वे में अगर ऑस्ट्रेलिया करने लग जाए ना, फिर बात ही क्या होगी। और उस लेवल तक हमारे यहाँ हो नहीं हो सकता है। और ये भी जो अब लेवल 2 में आया ना, बड़ी मुश्किल से आया है। और ये भी करवाया किसने है, मैं बार बार ये इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं, ये करवाया किसने है? जो यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो जेन्युइन स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट की गाइडलाइन थी, उन गाइडलाइन के सभी पॉइंट्स को फॉलो करवाया गया फोर्सफुली कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के द्वारा, आप लोगों को और कंसल्टेंट्स को भी, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं भी किसी की फाइल लगाता हूं तो मेरे पास भी कंडीशंस आती हैं, ये पेपर दो, ये पेपर दो, ये पेपर दो, उसकी वेरिफिकेशन होती है, थॉरोली वेरीफाई किया जाता है, तब जाके वो जीएस क्लियर करते हैं और तब जाके सीओई मिलती है।
और लोगों के दिमाग में वहम होता है कि हाँ जी ये बस कंसल्टेंट ने डाल दिया और बस हमारा तो हो जाएगा काम। ऐसा नहीं होता, जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करवानी पड़ेंगी। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, अपने दिमाग से वहम निकाल देना है कि आपके पास कोई फंड भी नहीं है तो भी आप बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेज दोगे। आपने आईएलटीएस पीटी नहीं करी तो भी आपके बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा स्टडी वीजा पे। ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसा सच कोई गाइडलाइन नहीं है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की कि हम बिना आईएलटीएस के स्कोर के या बिना फंड्स के आपको ले लेंगे। दूसरी बात ये आती है, कल मेरे पास 2-3 फोन आए, कहते जी ऐसे ऐसे आया जी, वीडियो डाली है एक फलाने फलाने पंजाब का कोई कंसल्टेंट है, तो थोड़ा हेल्दी सा कंसल्टेंट है, आप समझ गए होंगे। तो उसने डाली हुई है जी वीडियो, बहुत रील्स चल रही हैं उनकी। वो तो कह रहे हैं आ जाओ जी, जिसने भी आना है विदाउट फंड और विदाउट पीटी मैं करा दूंगा। तो मैंने कहा भाई साहब आप ये बताइए कि आपकी जो ये सोच है आपको ये फुलफिल करवा देगी आपके बच्चे की स्टडी के लिए? क्या जी वो तो कह रहा है और ये तो आई है जी लेवल 2 में आ गई है, गूगल भी दे रहा है। मैं कहा चलो आप मान लेते हैं अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ने भी ये आपको मौका दे दिया, एक दो ने, कि आ जाओ जी विदाउट आईएलटीएस और विदाउट फंड के आ जाओ। तो मैंने कहा मेरे को ये जवाब दो कि आपको किस बेस पे वो कंट्री वीजा देगी, आपका क्या चीज देखेगी, वो क्या फाइनेंशियल सिचुएशन देखेगी आपकी? आपका देखा जाएगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आप एनुअल इनकम कितनी जनरेट करते हो, और वो कहां से पता चलेगी? आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से। मैंने पूछा कि आपकी रिटर्न कितनी है, तो उनकी रिटर्न थी बहुत ही कम, यानी हस्बैंड वाइफ के मिला के, मतलब 4-5 लोग मेरे पास आए थे, किसी की 6 लाख टोटल बन रही थी, किसी की 7 लाख, किसी की 8 लाख। अब मैंने उनको जवाब दिया है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में करा रहे हो, किसी भी कोर्स में करा रहे हो आफ्टर +2 अपने बच्चे को, तो वहां की जो 3 साल की डिग्री की फीस है वो 60-70 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की है, सिर्फ ट्यूशन फीस। और उसके बाद जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो अलग है, जो 13-14 लाख रुपए के हमने दिखाने हैं, फिर ओएसएचसी दिखाना है, एयर ट्रैवल का दिखाना है ना, खर्चा लगेगा जो। मैंने कहा कि आप 1 साल में 30 लाख रुपए आप कैसे जस्टिफाई कर दो कि आप अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहे हो? आपकी इनकम तो 6-7 लाख रुपए है और आप अपने बच्चे को 30 लाख रुपए की एनुअल एक्सपेंसेस के ऊपर पढ़ने भेज दोगे, जिसमें कि आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस और साथ में लिविंग एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे। क्योंकि स्टूडेंट वीजा में एम्बेसी ये तो कह नहीं रही, डीएचए ये तो कह नहीं रहा कि आपका बच्चा आए यहाँ पे काम करे और पढ़ के आप हमारी फीस उतार दे, ऐसा तो है नहीं। आपको एक सेमेस्टर की फीस भी भरनी पड़ती है, ओएसएचसी भी देना पड़ता है, ठीक है, एयर ट्रैवल का भी देना पड़ता है, तो वो इनकम कहां से शो करोगे? आपकी 6-7 लाख की इनकम है और उससे ज्यादा तो आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो कैसे कैसे वो कंफर्म करेगी एम्बेसी? तो फिर उनके दिमाग में थोड़ी सी बात आई, लेकिन थोड़ी बात आई, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं जी आप वो फाइनल गाइडलाइन जो आएंगी ना फिर हमें बता देना, कि क्या पता हमारे बच्चों का हो जाए। तो स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जिनके माइंड में कंफ्यूजन है कि विदाउट फंड्स और विदाउट आईएलटीएस ये हो जाएगा। ऐसा हाथ जोड़कर मेरी आप लोगों से विनती है, आप ये बिल्कुल मत करें कि आप अपने बच्चों को आईएलटीएस कराना बंद कर दें। ऑस्ट्रेलिया अगर जाना भी चाहते हैं, स्टूडियस बच्चे हैं, उनका प्रोफाइल ठीक है और आपका भी फाइनेंशियल प्रोफाइल ठीक है, तो ये चीजें आप ये बंद ना कर दें कि हाँ ठीक है जी कोई करने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चों का तो समझो हो गया। आप कुछ केस देख लेना अगर हो जाए तो। और मैं ये अभी बैठकर इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, आप मेरे को कोई भी केस आके दिखा देना जिनकी आईटीआर 5-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए की हो पेरेंट्स की, और कोई फंड ना हो, और कोई आईएलटीएस के बगैर किसी बच्चे का +2 पास होने के बाद किसी का वीजा, स्टूडेंट वीजा लग जाए, मेरे को आके दिखाना मेरे ऑफिस में। तब मैं एक वीडियो बनाकर खुद ये बोलूंगा कि यस मैंने ये गलत वीडियो बनाई थी।
ठीक है, बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं, जैसे ये मैं बात कर रहा हूं, जो आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लॉजिकल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बहुत सारे लोग इसमें डाल चुके हैं। अकेला मैं नहीं, जिन लोगों को जेन्युइन तरीके से काम करने में मजा आता है ना, उन लोगों ने डाल दिया आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए। और मैं भी आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं ताकि आप लोग ठगे ना जाए कहीं से। स्टूडेंट वीजा के नाम पे आपको ये ना बोला जाए कि यस पैकेज कर लो। आपने क्या करना है, सिर्फ एम्बेसी फीस भरनी है, एक दो और चीज की फीस भरनी है, लीगल चीजों की। हम आपका वीजा लगा दें, कोई फंड नहीं दिखाना, कुछ नहीं करना, बाकी फीस उस ये सारा कुछ हम सब कुछ बाद में लेंगे। ऐसे फंसोगे आप लोग। फंसोगे कैसे? आपने मान लिया 1-1.5 लाख रुपए लगा दिया अपनी फाइल के ऊपर, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट वीजे की आज की डेट में कितनी जो एम्बेसी की फीस है। ठीक है, और आपका मेडिकल भी होगा, प्लस आप डॉक्यूमेंट्स नोटराइज कराओगे, ये बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, है ना। उसके बाद आपकी फाइल में आपको किसी बताया नहीं कि उसने क्या किया, उसने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दिए, आपको पता ही नहीं है। आपका 3 साल का बैन हो गया जी, कि 3 साल से पहले आप लगा ही नहीं सकते, या आपकी फाइल रिफ्यूज हो गई, नॉर्मल रिफ्यूजल आ गया ड्यू टू एनी रीजन। अब आप दोबारा कैसे लगाओगे? अगर उसी कंसल्टेंट से लगाओगे, उसने तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्स वाई जी कुछ मैनिपुलेट किए वो तो उसको पता है। बट इफ यू गो टू एनी अदर कंसल्टेंट, देन व्हाट ही विल डू, उसके पास कुछ है ही नहीं पीछे क्या लगा है, तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जब फाइल लगे बैन हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप ना फेस करो। दूसरी बात कि अगर मान लिया फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ हम वीजा लग भी जाता है किसी स्टूडेंट का, जब वो वहां पहुंच जाता है, स्टडी कर रहा होता है, उसके बाद भी वहां के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो दोबारा से वेरीफाई कर रहे हैं फाइल्स को, और बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी किया है, उनके वीजा कैंसल्स भी हुए हैं, आपको पता होगा, न्यूज देखते हो तो। ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं काफी दूसरी कंट्री में भी ये चल रहा है। तीसरी बात, सपोज करो आपका तुक्का लग गया, आप नहीं, आपकी फाइल नहीं देखी गई, आगे निकल गए, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, उसके बाद जब टीआर टेम्पररी रेजिडेंट की फाइल आप अप्लाई करते हो, तो उस टाइम आपकी जब फाइल लगती है, तब आप देखते हो अम्बेसी ने देखा पीछे क्या लगा था, आपको पता ही नहीं, आपके वहां के कंसल्टेंट को भी नहीं पता पीछे क्या लगा था, और उसमें आप उलझ गए, आपकी वो फाइल रिजेक्ट हो गई, चलो वापस इंडिया या और किसी कंट्री मूव करोगे, फ्रस्ट्रेशन में आओगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होती है, स्टूडेंट वीजा में बड़ी कंट्रीज में जब आप जाते हो, जहां आपको पीआर लेनी है, आपको सेटल होना है, यू डोंट डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस ऑन बाय योरसेल्फ और बाय योर कंसल्टेंट, ऐसा मत करो। आपकी ही आगे आने वाली टाइम में आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो पे ही बने रहते हैं कि जो टॉपिक था हमारा कि विदाउट आईएलटीएस एंड विदाउट फंड्स आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो क्या नहीं। तो इन शॉर्ट में लास्ट में मैं यही बता रहा हूं कि भाई आज की डेट में कहीं से भी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की ये गाइडलाइन नहीं आई है, ना जीएस रिक्वायरमेंट में आई है कि आप विदाउट आईएलटीएस या विदाउट फंड्स आप को हम एडमिशन दे देंगे, सीओई दे देंगे, कुछ नहीं है ऐसा। दूसरी बात, लेवल 2 में आने का भी मतलब ये नहीं है कि आपकी जो डीएचए की वेबसाइट पे जाकर आप देख रहे हो, हाँ जी कि ये गाइडलाइन में ये डॉक्यूमेंट्स में तो ये शो नहीं कर रहा, तो इट मीन्स वो मांगेंगे ही नहीं। अरे मांग सकते हैं, वो दिया हुआ है उन्होंने स्पेशली। तीसरी बात, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन आया, मेरे पास जो कॉल आए, कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने तो आईएसपीटी को भी माफ कर दिया और फंड्स को भी नहीं कंसीडर करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, तो हमारे बच्चे का तो अगर गैप ज्यादा हो चुका है तब भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आई है स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से कि आपका 2 साल 3 साल का गैप एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं होगा भाई। मैं तो बिल्कुल क्लियर बोलता हूं कि भाई ये असेसमेंट करने के बाद मेरे ऑफिस में भी आकर मिलता है, मैं 5 मिनट में क्लियर वे में बोल देता हूँ कि आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कुछ चांसेस होते हैं तब मैं कहता हूँ यस, देर आर सम चांसेस वी कैन प्रोसीड विद योर फाइल्स, बट वी आर नॉट 100% श्योर और 99.99% श्योर, बट वी कैन ट्राई। तो उस बेस पे हम काम करते हैं। लेकिन जब एक दिखता है कि +2 वाला बच्चा है, उसने 2024 पास आउट है या 2023 पास आउट भी मेरे से पूछ रहे हैं कि जी हमारा इस ये जो आया लेवल 2 में, तो अब हमारा हो जाएगा क्या?
तो ये आप थोड़ी नॉलेज लीजिए, किसी समझदार कंसल्टेंट के पास जाकर बैठिए, अपना टाइम लगाइए, उनके साथ थोड़ी सी नॉलेज इंप्रूव कीजिए। और आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर आप डायरेक्ट देखो, ऑनलाइन सारा कुछ डेटा पड़ा है, फोन नंबर्स पड़े हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, ईमेल राइट डाउन कर सकते हैं उन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पता चल जाएगा। कंसल्टेंट के ऊपर भी क्यों विश्वास करना, आप सीधा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्यों नहीं करते, आप टेलीफोन क्यों नहीं करते उनको, आप ईमेल राइट करो। सबसे बढ़िया ये है, आपकी जो जो क्वेरीज है उनको राइट करो, आ जाएंगी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने। तब आपको भी पता चल जाएगा कौन कंसल्टेंट सही है कौन गलत है। तो अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टूडेंट वीजा की फाइल लगवाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, सीयूई लेना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, और आप वीजा लगवाना चाहते हैं, फाइल करवाना चाहते हैं, तो विद्वान ग्लोबल में आकर मिले। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा स्टेट से दूसरी स्टेट में है, हमारा कुरुक्षेत्र में ऑफिस है, अगर दूर है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पर आप शेयर कर सकते हैं असेसमेंट के लिए, और आगे फर्दर आपको उसी तरीके से गाइड किया जाएगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप ये फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये भूल जाओ। आईएलटीएस नहीं देना पड़ेगा, ये भी भूल जाओ। अभी तक कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई ऐसी सच कोई रिक्वायरमेंट ऐसी कोई आई नहीं है कि हम ये छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ। तो ये आप जो पीटी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो लगे रहो, आप खूब मेहनत करो ताकि अच्छा स्कोर आए। और दूसरी बात, जो ये फंड्स के ऊपर भी जो आप काम कर रहे हो, आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर्स काम कर रहे हैं, वो करते रहे, आप फंड्स मेंटेन करिए। हाँ, अगर फंड्स आपके पास पूरा नहीं हो पा रहा है, कम फंड्स है, देन हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपका एजुकेशन लोन के थ्रू हम सारा काम करवा सकते हैं। एजुकेशन लोन प्रोवाइडर बहुत सारे होते हैं जो आपको एजुकेशन लोन दे देंगे, डिपेंड करता है आपकी स्पॉन्सर्स की आईटीआर कितनी है, या आपने अगर ज़्यादा लोन लेना है तो आपको कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करनी पड़ती है। तो ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है, देन यू कैन प्रोसीड योर फाइल विद अस। तो हम आपका केस प्रोसीड करेंगे और होपफुली आपको वीज़ा भी लाकर देंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा अप्लाई कराने के लिए, न्यूजीलैंड में कराने के लिए, यूके में कराने के लिए, जर्मनी में कराने के लिए, या और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, लाइक साइप्रस है, माल्टा है, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, रशिया, और 2-3 कंट्रीज हम और भी आगे ऐड करने जा रहे हैं एज पर द बजटरी रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप विद्वान ग्लोबल में आकर मिलें और अपना प्रोफाइल असेसमेंट कराने के बाद अपनी फाइल प्रोसीड करवाएं। थैंक यू। नमस्ते।